है ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कोहली और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड अंकित कोहली। दोस्तों, आज 20 जनवरी है और ठीक 6 दिन बाद 26 जनवरी को हमारे देश में बहुत सारे लोगों को वीरता के लिए पुरस्कार मिला जाता है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो एक सिविलियन हो। लेकिन ऐसी कुछ एजेंसीज हैं जिनके लोगों को रिकग्निशन क्या उनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ऐसी ही एक एजेंसी से आज मैं आपका रूबरू कराऊंगा और आपको मिलवाऊंगा उस एजेंसी के डायरेक्टर से। जी हाँ, आपने सही समझा, रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, 21 सितंबर। और उसके बारे में संक्षेप में बताएंगे रॉ के रिटायर्ड डायरेक्टर मिस्टर कृपाल सिंह जी। सो प्लीज वेलकम मिस्टर कृपाल सिंह जी। हेलो सर। Thank you, Ankit, for inviting me to your show. And namaste and Jai Hind to all your viewers. जय हिंद सर। Thank you. सर, हम अपने व्यूअर्स को आपके एंगल से बताना चाहेंगे कि रॉ होता क्या है। आपने अपने इंट्रो में कहा था कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था। हम लोग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ही बोलते हैं। वी डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड रॉ, क्योंकि रॉ एक कच्चा रॉ मटेरियल, रॉ वेजिटेबल का सेंस देता है। तो वी प्रेफर टू कॉल आवरसेल्फ RNAW, राइट। रॉ एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो देश और दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करती है और अपनी गवर्नमेंट को बताती है। जैसे आपने बताया, 1968 से पहले हमारे देश में इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो किया करता था, IB करता था। लेकिन IB इतना स्पेशलाइज नहीं था कि वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर ले। इसलिए ज़रूरत महसूस हुई बाद में। और ज़रूरत क्यों महसूस हुई, अगर आप थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊं, तो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद तुरंत ही 1951 में चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया था, राइट। फिर 1962 में चाइना वॉर हो गया, तो हमारी गवर्नमेंट को कोई इस बात का कोई इल्म नहीं हो पाया था। उसके बाद 1965 वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ। उसकी भी हमें कोई प्रायर इंफॉर्मेशन या पाकिस्तान की तैयारी के बारे में पता नहीं चल पाया था। इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि हमको एक स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी चाहिए, ताकि हमें बाहर के देशों के द्वारा की जा रही षड्यंत्रों या हमारे देश के प्रति जो मूव्स हो रहे हैं, काउंटर मूव्स हो रहे हैं, उसके बारे में पता लगे। तो इसका बेसिकली जो फाउंडर थे RN काओ जी और इंदिरा गांधी, इन लोगों ने मिलके बनाया था। जी, आपने सही बोला। हमारे जो फाउंडर थे, हमारे जैसे भारतवर्ष में आप क्या बोलते हैं, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। ऐसे ही RNAW के पिता जो हैं वो RN काओ थे। मिसेस गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, मगर रॉ को बनाने के लिए बातें पहले से भी चल रही थी। बट इट वाज इन 1968 अल्टीमेटली मिसेस गांधी ने RN काओ साहब को ये जिम्मेदारी दी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कराएं। तो 21 सितंबर, यू राइटली सेड, 21 सितंबर 1968 को ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया। तो सर, हाउ डिड यू गेट इलेक्टेड? मतलब इसका कोई इलेक्शन प्रोसेस तो होता होगा? नहीं, सिलेक्शन मतलब रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट देखिए, ऐसा है, मैं तो RNAW में बहुत देर से आया। देर से मीन्स 1968 में बना था, मैं 83 में आया। उस टाइम पे ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं था।
रिक्रूटमेंट का, बिकॉज जब रॉ बना तब 50% तो लोग IB से ही इसमें आए थे, देन रेस्ट कुछ तमाम सारी डिफरेंट सर्विसेज से लोगों को लेके आए थे। कुछ काडर कैसा होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना। वो सब बहुत अच्छा सा नहीं बना था, तो RNW खुद अपने लिए कुछ लोगों को रिक्रूट करता था, राइट। तो ऐसा ही रिक्रूटमेंट हुआ था 1983 के आसपास। तो हमको पता भी नहीं था कि हम रॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ वैकेंसीज थी, और उनको डेजिग्नेशन भी कुछ रिसर्च टाइप के होते थे। तो आई वॉज द पोस्ट ग्रेजुएट एट टाइम, वर्किंग समवेयर एल्स, किसी रिसर्च में काम कर रहा था। तो मैंने अप्लाई किया। जब हम यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए थे दिल्ली में, तब एग्ज़ाम देने के बाद हमें पता लगा कि ये RNW है। फिर उसके बाद इसमें सिलेक्शन हुआ तो इंटरव्यू हुआ, और इस तरीके से इसी तरीके से ये चलता रहता था। तो एग्ज़ाम कैसे होता है सर? मेडिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन? क्योंकि जैसे डिफेंस में होता है, मेडिकल का अलग होता है, लोग मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते, नहीं फिजिकल क्लियर नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे भी जैसे बाकी गवर्नमेंट में होता है, पहले रिटन एग्जामिनेशन होता था, और वो स्पेशलाइज पेपर्स होते हैं। आप हमारे RNW में स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट एरियाज से, अकॉर्डिंगली पेपर्स होते हैं। कुछ तो जनरल होता है, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, राइट। तो फिर वो एग्ज़ाम होता है। वो तब हमारे टाइम पे RNW खुद करता था एग्ज़ाम, इंटरव्यू भी बोर्ड बनता था, वो खुद लेते थे। तब ऐसे होता था। बट अब जो है, अब एक गवर्नमेंट जो सिस्टम है, UPSC का एग्जामिनेशन होते हैं, IAS, PCS, IPS, IRS, ये सब सर्विसेज में लोग जाते हैं UPSC से, तो वहाँ से लोगों को ले लेते हैं। या फिर SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो छोटे पद की पोस्ट होती हैं, वहाँ से भर लेते हैं। तो अभी कोई खुद RNW अपना रिक्रूटमेंट अब नहीं करता, अपने आप लोग इलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, उससे लोगों को हम अपने हिसाब से लोगों को फिर अपने यहाँ इंटरव्यू ले लेते हैं। सर, हमने हिंदी मूवीज में जैसे देखा है कि एक था टाइगर थी कि बंदूक चलाते हैं, और रॉ के लोगों के बारे में ये बोला जाता है कि गन असेंबल करके आप लोग कहीं जाते हो। और घर वालों की, वो घर वाली स्थिति पे तो हम बाद में आएंगे। पहले एक ये मेरा डाउट क्लियर करिए कि आर यू पीपल डिफेंस ट्रेंड? क्योंकि लोगों को ये भ्रम है कि ISI जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही क्या रॉ भी काम करती है, या रॉ का काम करने का तरीका अलग है? देखो, RNW एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये कोई फाइट करने वाली कोई ट्रुप आर्मी तो नहीं है, राइट। हमारा काम है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। और जो आप बोल रहे हैं कि उनको वेपन ट्रेनिंग या वेपन लेके जाते हैं, ये सब फिल्मों में होता है वही। एंड वेपन के बारे में जानकारी होती है, लेकिन वी डोंट कैरी वेपन, बिकॉज हमारा काम वेपन लेके करना नहीं है। हमको इंटेलिजेंस कलेक्ट करना है। इंटेलिजेंस गन से कलेक्ट नहीं होती है, उसके लिए टेक्निक्स होती हैं, उसके लिए ट्रेन किया जाता है। देखो, you work like a media house? Not at all. Media is a different thing. क्या कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रही है, वो मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, लोग शायद आपके ऑडियंस या बहुत सारे लोग ये समझते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं रॉ, ओह माय गॉड, है ना, मींस वो फिल्म देख के। हाँ, that's right. ऐसा कुछ नहीं है। रॉ के लोग, RNW के लोग, like you and I, like anybody, they are ordinary people.
वो वैसे ही हैं, कोई किसी और प्लेनेट से नहीं आते, आप और हम में से ही है ना। देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बच्चा जब आर्मी में भर्ती होता है, एक सिपाही, एक फौजी बनता है, तो उस टाइम तो फौजी नहीं होता जब भरता है, जब ही इज बीइंग ट्रेन दैट वे, राइट। डिसिप्लिन वहाँ है आर्मी का, वहाँ जो ट्रेनिंग उसको मिलती है, जो मोटिवेशन उसको मिलता है, इसीलिए वो अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, राइट। मतलब एक आर्मी के जवान के लिए द सुप्रीम सेक्रीफाइस इज वो अपनी जान दे देता है। और उसमें सबसे बड़ा गर्व का एहसास क्या होता है? I'm sorry, मरना तो एक दिन सबको है। उसको ये होता है कि मैं अगर मरूं तो तिरंगे में लिपट के मेरी बॉडी जाए। दैट्स द ग्रेटेस्ट। रॉ के लोगों को कोई ऐसा रिकग्निशन मिला नहीं सर कभी? नहीं, देखिए, ये आपका बात सच है कि रिसर्च एंड एनालिसिस में आरएनएडब्ल्यू के लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करते हैं, लेकिन उनके सेक्रीफाइसेस को, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा था कि लोगों को रिपब्लिक डे को उनके एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस के लिए सम्मानित किया जाता है। उसके अलावा रिपब्लिक डे को एक लिस्ट निकलती है बहुत लंबी चौड़ी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे गजट में रहती है, वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड होती है। उसमें बहुत सारे पुलिस मेडल्स, बहुत सारे मेडल्स, वो सिविल, मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इन सब लोगों को मिलता है। बट हम लोगों का जो है वो कोई रिकग्निशन, पब्लिक रिकग्निशन नहीं होता है, बिकॉज हम वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। वी आर द अनसंग हीरोज, एंड दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अ सैक्रिफाइस। वेरी वेल सेड सर। 1977 में क्या हुआ था सर मोरारजी देसाई जी के साथ टाइम पे? 1977 में तो मैं यहाँ नहीं था, मैं तो 83 में आया था। बट 1977 के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा कुछ। एक मिसेस गांधी की इमरजेंसी जब लगी थी, उसके बाद फिर एक जनता गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट था, वो आई थी। तो एक मिसकंसेप्शन था कुछ पहले लोगों में कि शायद रॉ जो है वो मिसेस गांधी की कोई एजेंसी है। अच्छा। हाँ, तो जो अपोजिशन में भी लोगों को शायद एक भ्रांति थी कि पॉलिटिकल लोगों के लिए की भी जासूसी होती है टाइप ऑफ। तो उस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये किया था कि जब वो आए, उन्होंने रॉ का कुछ बजट कम कर दिया था, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा आप जिसका रेफरेंस देना चाह रहे हो, देसाई जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ ऐसा फोन किया जनरल मोसाद को कि नहीं, वो एक अलग इशू है। वो था कि जब उस टाइम पे ये था कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन आरएनएडब्ल्यू ने कुछ वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी थी। तो कि ये था एग्जैक्टली हुआ क्या था सर? वो एग्जैक्टली वही है, वो जो मीडिया में है, मुझे भी वही पता है ना कि वो कुछ इंफॉर्मेशन थी कि जो रॉ ने कलेक्ट की होगी, प्रधानमंत्री को पता था। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने, जो मीडिया में है कि उन्होंने जनरल जो उस वक्त थे यहाँ के पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को, उन्होंने कोई कन्वर्सेशन उनका फोन में हुआ होगा, तो उन्होंने उनको जिया को बोला कि जनरल साहब, जो आप कर रहे हैं ये बम बनाने का प्रयास, ये ठीक नहीं रहेगा हम दोनों देशों के लिए। तो दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर जनरल जिया कि मतलब इंडिया को पता है कि हम एटम बम बनाने के कगार पे हैं। उसका परिणाम ये हुआ, खान एटॉमिक सेंटर में ये रिसर्च चल रही थी। हाँ, जो उसका जो परिणाम ये हुआ कि जो हमारे वहाँ पर एजेंट्स थे रॉ के, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, जो जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो ऑब्वियसली
पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उन्होंने चेक एंड सर्विलांस शुरू किया, उन सब वो हमारा जो चेन था वो सब से वो टूट गया। वो लोग वो बाद में वो इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो गया। तो ऐसी एक छोटी सी गलती एक कई बार एक पूरा आपके इंटेलिजेंस के नेटवर्क चेन को खत्म कर दिया, चेन को खत्म कर देती है। इसीलिए आपने इस जो जिक्र किया जो हमारा RNW है, सबसे पहली बात, अभी जैसे आपने कुछ समाचार पढ़े होंगे कि किसी उसको RNW वालों ने मरवा दिया, उसको ये कर दिया, है ना? वो खबर तो मैं आपको इसलिए भ्रम है। आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट पता नहीं है लोगों को कि रॉ RNW का जो मोटो है वो क्या है। लोगों को तो नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। रॉ का मोटो है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म स्वयं उनकी रक्षा करता है। तो इस मोटो को लेके RNW काम करता है। आप समझ, तो हिंसा असैसिनेशन सॉरी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। वी मेक फ्रेंड्स, वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को आपने पहले अपने इंट्रो में बोला था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यस, वी गेट द इंफॉर्मेशन, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि से नतीजा निकालते हैं कि क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, कौन क्या कर रहा है, सब पे निगाहें रखते हैं और गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं। इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट to work on, to take action on our inputs or not to take. We are not law enforcing agency. We are information collecting agency. Right? सर, ये सब चीज़ों का ऐसी पोजीशन पे आप आए और आपने इतने साल तक रॉ के लिए काम किया, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे कैसे पड़ता था सर? देखो, ये एक सत्य है, दिस इज अ फैक्ट दैट, जैसे आपने कहा ना कि जो रिपब्लिक डे को लोगों को अवार्ड मिलते हैं, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे वो फोर्सेस का आर्मी हो, चाहे पुलिस के हों, आर्मी के हों, परमवीर चक्र मिलता है, पोस्टमास्टर भी मिलता है, मरने के बाद भी मिलता है, वीर चक्र मिलता है, अशोक चक्र मिलता है। RNW के लोग भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, वो पर्दे के पीछे करते हैं, अनसंग हीरो जैसे मैंने कहा। और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस उनकी फैमिलीज करती, बिकॉज वो अपनी फैमिली को ये भी नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड देयर एट टाइम्स देयर आर सिचुएशंस कि फैमिली को भी उनके ऊपर शक होने लगता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है सर? बहुत बार हुआ है, यहाँ तक कि आप हमारे तो बच्चे भी जब थोड़ा बड़े हो गए तो कई बार, आज भी कई बार बोलते हैं आपने हमारे लिए किया क्या, आपके लिए तो अपना ऑफिस ही सब कुछ था। कोई किस्सा बताए ना सर प्लीज मेरे ऑडियंस को। अब ऐसे बहुत सारे किस्से हैं अंकित, मगर मैं एक दो किस्से बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं ये किस्सा आपको बताऊं कि जब मैंने ज्वाइन किया तो क्या हुआ। हम लोगों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं होता था। अच्छा। न होता था, मगर उस आइडेंटिटी कार्ड में कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन ये इस नथिंग, एक आइडेंटिटी कार्ड होता था, उसमें हमारा नाम होता था और डेजिग्नेशन होता था। अब वो किसका है वो सब कुछ नहीं। तो मुझे जब मैं दिल्ली आया तो मुझे एक बैंक में अपना अकाउंट खोलना था। तो बैंक मैनेजर ने मुझसे कहा कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो दीजिए। तो मैंने अपना वो दे दिया। वो मुझको बोला ये आइडेंटिटी कार्ड है क्या, ये कहाँ का है, ये बनिए की दुकान का है, क्या है ये। सो दैट वाज द फर्स्ट शॉक। सेकंड, आपको याद होगा 1984 में मिसेस गांधी का असैसिनेशन हो गया था और दिल्ली में बहुत सिचुएशन खराब थी। बट हमको आदेश था हम लोगों को कि आपको ऑफिस आना ही। यहाँ आर्मी भी आ गई थी। तो अब आइडेंटिटी कार्ड नहीं है
हम निकले पैदल ही। ट्रांसपोर्ट भी उस वक्त डीटीसी की बस चलती थी, वो भी नहीं चल रही थी। तो आई वॉज स्टॉप बाई द आर्मी जवान्स एंड देयर। मैंने बोला मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे जाना है ड्यूटी पे। तो ऑब्वियसली पहले बात होती थी आई कार्ड दिखाइए, तो आई कार्ड उसको उसमें कुछ था ही नहीं। तो दे डिडंट लेट मी गो। लकीली उनका जो एक मेजर था वो भी, उसकी जीप भी आ गई। देन आई स्पोक टू द ऑफिसर। उसके कान में मैंने बोला कि मैं रॉ में हूँ, आर्मी डब्ल्यू में है, मुझे जाना है ऑफिस। उस तक को शायद कुछ मतलब ही अंडरस्टूड मेरी सिंसियरिटी। उसने मुझे सेट लेट हिम गो, तो मैं ऑफिस आया। तो ये मेरे ही साथ नहीं, मेरे और भी जो लोग थे उन सब के साथ ये प्रॉब्लम आई थी। तो देन हम लोगों के लिए उस पीरियड के लिए स्पेशली कार्ड बनाए गए जिसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब हमारी फोटोग्राफ्स बने गए। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड आर्मी डब्ल्यू दैट की एक आइडेंटिटी कार्ड तो होना चाहिए। आफ्टर ऑल हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनकी एक आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। तो उसके ऊपर सर ये लिखा होता है रॉ? नो, नॉट एट ऑल। रॉ तो आप बोल रहे हो रॉ, अब सभी बोलते हैं। अब तो अखबार में भी रॉ और ये सब आता है। हमारे जब हमने ज्वाइन किया था तब तो रॉ का नाम भी कोई नहीं लेता था। इवन इफ वी स्पीक टू समवन विद इन, हम कहाँ से जाके लाइक दिस। सो अब तो काफी ओपन हो गया बहुत कुछ, अब तो सारा सबको पता है। तो ये आप बोल रहे हो ना इंस्टांसेस कि कैसे होता है, टू बिगिन विथ मतलब ऐसे इंस्टांसेस होते हैं। देन इंटरेस्टिंग इंस्टांस में क्या होता है कि जब आप कई काम करते हो, कहीं जाना होता है। मैं एक इंस्टांस आपको बता सकता हूँ। इट विल बी ए स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं, आपको पता है कि रॉ का हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, उसके बगल में लोधी कॉलोनी। तो मेरा एक मित्र था, मेरा क्लास फेलो था, वो पार्लियामेंट में काम करता था। ही वॉज पुटिंग अप देयर इन लोधी कॉलोनी। तो मैं साकेत में रहता था। उसकी हमारे फैमिली रिलेशंस थे। मेरी वाइफ, उसकी वाइफ बहुत अच्छी दोस्त भी थी, तो आना जाना था। एक दिन उसकी वाइफ का बर्थडे था, तो वी ऑल वेर इनवाइटेड टू द बर्थडे। मुझे ऑफिस भी आना था, तो मेरी मॉर्निंग में मेरी वाइफ ने बोला कि आप इंस्टेड ऑफ वहाँ से वापस यहाँ हमको लेने आओ साकेत, आप ऑफिस से ही ज्वाइन कर लेना, ऑफिस तो पास में ही है। आई सेड गुड आइडिया। मैं ऑफिस आ गया। अब उस टाइम पे मोबाइल फोन ये सब तो हुआ नहीं करते थे, सिर्फ लैंडलाइन होता था। और ठीक है, वो उन्होंने तैयारी की, वो ऑटो लेके 7 बजे के आसपास का इनविटेशन था कि 7 बजे वहाँ पहुँचना है। तो मैंने एक बार बीच में बात हो गई कि हाँ मैं आ जाऊँगा, लेकिन इसी बीच में मेरे पास एक अर्जेंट काम आ गया, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई। मीटिंग थी, अपने कॉन्टेक्ट से मिलना था, और मेरा कॉन्टेक्ट कोई विदेशी महिला थी। तो बड़ी मुश्किल से मुझे वो मीटिंग मिल रही थी। तो मैं उसको मना नहीं कर सकता था, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। सो मोबाइल नहीं था, और मीटिंग भी क्या थी कि वो भी 7:30 के आसपास फिक्स हुई, बिकॉज द लेडी वॉज कमिंग टू खान मार्केट फॉर शॉपिंग। तो उसने अपने हिसाब से मुझे टाइम दे दिया था। तो मैंने भी यस बोल दिया, बिकॉज बड़ी मुश्किल से मीटिंग मिल रही थी। अब हाउ टू कम्युनिकेट विद माई वाइफ, मोबाइल है नहीं, वो निकल गई। तो मेरा जो फ्रेंड था उसके घर में, मैंने उसको घर में फ़ोन किया कि मुझे कुछ ऑफिस में बहुत अर्जेंट वर्क आ गया है, मुझे लेट सिटिंग करना होगा। आई डोंट नो 7 बज जाएँ, 8 बज जाएँ, 9 बज जाएँ, मैं बहुत थोड़ा व्यस्त हूँ, आई एम सॉरी। भाभी जी से भी मेरी बिहाफ पे सॉरी बोल दो। लेकिन तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उनको बताया कि मुझे कुछ इतना ज़रूरी काम है, तो प्लीज़
तुम देन ही सेड कि फ्री हो जाओ जब तो तब आ जाना, एटलीस्ट डिनर तो कर लो। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। सो मैं ठीक 7 बजे, वहाँ से खान मार्केट भी दूर नहीं है, मैं खान मार्केट चला गया। और पीछे खान मार्केट, अगर आप कभी गए हों तो एक खान मार्केट में पीछे पार्किंग है, वो पार्किंग के Free- पास, free हाँ वो parking। पार्किंग के पास हमें मिलने का हमने तय किया था। तो मैं आई वॉज वेटिंग फॉर हर, क्योंकि फोन था नहीं, तो मोबाइल नहीं था ना, तो आई गुलाब लेके ढूंढेंगे, कैसे नहीं ढूंढेंगे? नहीं वो नहीं था। तो जानते थे शकल से एक दूसरे को। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वहाँ हम मिल गए, वो मिल गए, और मिलने के बाद हम आके एक कैफे में आगे साइड, फ्रंट की साइड आके एक कैफे में हम लोग बैठ गए कॉफी पे, बातचीत करने लगे। तो बातचीत होती है तो ऐसा तो है नहीं कि आप जल्दी में हो, बैठ गए तो फटाक से बोलो कि मेरे काम की बात पहले हो जाए, तो हेलो हाय पहले तो सब होता है ना। तो वहाँ से मैं फ्री हुआ 8:39 के आसपास। लेकिन हुआ क्या, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग क्या होता है, ऐसी बहुत सिचुएशन होती हैं। एक फ्रेंड, हमारे कॉमन फ्रेंड, वो भी इनवाइटेड थे, वो मेरा वो भी क्लास फेलो ही समझो, मतलब हमारे कॉलेज से ही फ्रेंड थे। ही वॉज पुटिंग अप इन पंडारा रोड, तो पंडारा रोड से पास में ही है, हाँ पास में है उस तरफ। पंडारा रोड से अपनी वाइफ को लेके निकले होंगे, उनके पास बाइक थी, वो बाइक में आ रहे होंगे, तो उन्होंने सोचा गिफ्ट, खान मार्केट से बीच में गिफ्ट ले लेते हैं। तो ही माइट हैव both of them got down there to purchase the gift. उन्होंने मुझे देखा, अब मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मुझे देखा कि मैं किसी लेडी के साथ कैफे के अंदर घुस रहा हूँ। देन उन्होंने अपना गिफ्ट खरीदा होगा, रैप वैप किया, ये मुझे, अब मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम। उन्होंने रैप किया, गिफ्ट खरीदा, और उसके बाद जब वो वापस जाने लगे, उन्होंने उस कैफे की तरफ अगेन देखा, एंड इनफैक्ट उसमें बाहर शीशा था ऐसे, और मेरी बैक थी उस साइड, तो दे इंश्योर्ड कि मैं वहीं हूँ, तो दे वेंट देयर। अब वहाँ जाकर के कुछ मेरी वाइफ और उनकी वाइफ जानते हैं, सब बातचीत हुई होंगी, उन्होंने बोला हस्बैंड नहीं आए, तो उन्होंने बोला नहीं, उनका कुछ बहुत जरूरी काम है ऑफिस में, कुछ लेट बैठ रहे हैं, और मेरे फ्रेंड ने भी बताया होगा। बोले ऑफिस, हमने तो उनको खान मार्केट में देखा था, उनको तो किसी लेडी के साथ कॉफी उड़ा रहे थे, टाइप ऑफ थिंग, उनकी अब बातें हुई होंगी। आपके लिए रायता फैल गया घर के लिए। हाँ ऑब्वियसली, जब मैं 9 बजे अपने फ्रेंड के घर पहुंचा, तो थोड़ा सा मेरी वाइफ, उनके चेहरे पे वो चीज नहीं थी जो होनी चाहिए थी, राइट। तो शक के घेरे में आ गए आप। तो खैर वहाँ कोई ऐसा नहीं बोला किसी ने। डिनर करने के बाद जब हम ऑटो करके वापस अपने घर की तरफ गए, तो मेरी वाइफ तो लेफ्ट एंड राइट। इतना सर सीक्रेट होना पड़ता है, जो मतलब मूवीज में भी दिखाते हैं, वो बात कहीं ना कहीं भी सच होना पड़ता है। देखो हमारे कुछ उसूल होते हैं, आपने जब जिक्र किया, ये ऐसी और नहीं, कई ऐसे इंस्टांसेस हैं, और भी कुछ इंस्टांसेस हैं तो हैं। सर अपने घर वालों से, मतलब वाइफ से भी इसलिए छुपाया हुआ कि कल को वाइफ की जिंदगी खतरे में ना आ जाए, उसको आइडिया नहीं सब कुछ देखना पड़ता है। ये तो ये इंस्टांस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो अगर मोबाइल होता तो हम शायद उनको कुछ और बता देते, मुझे काम है, लेकिन वो ये काम तो नहीं बता सकते कि मुझे किसी लेडी से मिलने जाना है। सो ऐसे ही होता है। एंड अब आपको एक और मैं बताऊं, जो फंडामेंटल हमारा एक उसूल होता है RNW वालों का, कि योर लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो व्हाट योर राइट हैंड इज डूइंग। ट्रू, राइट। तो आप जब विद इन RNW यू डोंट नो व्हाट योर फ्रेंड और कलीग इज डूइंग, तो आप बोल रहे हो ना वाइफ को कैसे बता देंगे, राइट? बच्चों को कैसे बता देंगे? यू कांट। और एक इंस्टांस बताता हूँ आपको, एक और स्टोरी। मैंने कश्मीर जाने का प्लान किया विजिट के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए। मेरे बच्चे तब थोड़ा बड़े हो गए थे, तो फ्लाइट बुक किया सब कुछ, और वहाँ होटल्स वगैरह बुक, पूरा वाइफ जानते हो, वाइफ अपना पैकिंग शैकिंग
हाँ सर। सब तैयारी, एक्साइटेड, एवरीवन इज एक्साइटेड। हमको 2 दिन बाद फ्लाइट लेनी थी। आज मेरे को एक बहुत अर्जेंट टास्क आ गया एंड आई हैड टू गो टू सिक्किम, एकदम ऑपोजिट। एकदम अपोजिट। सो यू कांट से नो। तो सारा कैंसिल, फ्लाइट कैंसिल, नुकसान भी हो, होटल्स कैंसिल। ये वाइफ का गुस्सा अलग, वो सो एक्साइटेड है। व्हेन आई केम होम आई सेड आई वोंट बी एबल टू गो, आई हैव टू गो टू सिक्किम। बताना भी नहीं है। तो आपने घर पे बेसिकली बताया, नौकरी क्या बता रखी थी? अपनी नौकरी उनको पता है, हम कैबिनेट सेक्रेटरीट में काम करते हैं। अच्छा। और वाइफ को ये आइडिया है मैं RNW में हूँ। अब तो होगा। नहीं, तब भी इतना आइडिया है। अच्छा। बट हम ये नहीं बता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। दैट्स व्हाई लिसन, आप, मैं उनको ये भी नहीं बता, एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मैं उनको डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा हूँ वो भी नहीं बता सकता। तो देयरफॉर आई टोल्ड हर दैट आई एम गोइंग टू कलकत्ता। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप इस स्टोरी को सुनो। मैं जा रहा हूँ सिक्किम। तो नेक्स्ट डे मुझे यहाँ से बागडोगरा की फ्लाइट थी, वहाँ से हम सिक्किम पहुँचे। सिक्किम में से भी हमको गैंगटॉक से आगे जाना था। वहाँ भी एक किसी से मिलना था, वो भी बहुत ज़रूरी था। तो जिससे मिलना था वो उसकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज एक नहीं है, तो एक इंटरप्रेटर भी वहीं से गैंगटॉक में हमारा एक ऑफिसर था, उनके पास इंटरप्रेटर लेडी थी वो भी। तो काम हो गया। तो जब काम वाम हो गया तो उसने कहा सर ऐसा है, आप आए हैं तो गैंगटॉक मार्केट में चलते हैं, बहुत अच्छे यहाँ मोमोज एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बहुत फेमस हैं। तो हमको मार्केट शाम को, तो आप अच्छा आपका काम हो जाए तो आप भी एक थोड़ा सा एक सेंस ऑफ वो आता है, सेलिब्रेट करते। हाँ, हम तो वहाँ चले गए। वहाँ मोमो, अच्छा रेस्टोरेंट था। मोमो के लिए जब बैठे, मेरी सामने वाली टेबल में एक स्मार्ट यंग कपल बैठा था। वो बोला हेलो, हाउ आर यू, हाउ यू आर हियर। वो भी मेरा क्लास फेलो था, वो आर्मी में मेजर था। ही वॉज पोस्टेड देयर। अच्छा, उसकी वाइफ से उसने इंट्रोड्यूस कराया, मैं वाइफ से मिला नहीं था। और ये कैसे, कहाँ से आ गए, यहाँ कैसे आ गए, एनीवे उसको बोला। तो सेकेंडली वो मेरी वाइफ से मिला हुआ था। अच्छा। एंड हाँ, मिला हुआ था। बोला और कैसे हैं बाबूजी, कैसे हैं, क्या है, सब एनीवे। तो फिर देन ही सेड यस, रुको, यहाँ कुछ मौज मस्ती करेंगे, 2-3 दिन रुको, हमारे वहाँ चलो मेस में सब। नहीं सॉरी, मुझे तो जाना है सब, और यही बोलना पड़ेगा। सो वो फिर मेरे को बोला कि उसकी जो वाइफ है उसका मायका यहीं दिल्ली में। वो बोला कि ऐसा है, मैं छुट्टी आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, और आप हमें बताओ, कांटेक्ट नंबर दो, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच दिल्ली। फिर मुझे अपने गांव जाना है, उनका डिस्ट्रिक्ट जहाँ मेरा ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं अपनी वाइफ को लेके भाभी से मिलवाऊंगा, वो आपके घर जरूर आऊँगा। ओके, मैं ओके, मैं अपना जो ऑफिस का टेलीफोन नंबर उनको दे दिया। तो मैं घर आ गया, मेरा काम हो गया। अब होता क्या है, घर आ गए तो फिर ये कुछ बात चली नहीं, कुछ तो वाइफ बच्चे सब वैसे ही नाराज थे कि कश्मीर का ट्रिप खराब कर दिया और अपना उधर चले गए। आप तो शादी आपने अपने ऑफिस से की है, बला बला टाइप वो चलता था। अब इसमें हम भी भूल गए। फिर बात सिक्किम गैंगटॉक की आई नहीं। आने के बाद हम बता सकते थे, लेकिन वो डिस्कशन ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं आया। 1 महीने बाद एक दिन वो आया होगा, उसका कॉल आया मेरे पास कि हम आ रहे हैं तुम्हारे घर यार, कहाँ है बताओ, शाम को कब फ्री होते हो। मैं बोला ठीक है 7 बजे तक आ जाओ। तो मैं भी अपना 7 बजे की तैयारी ऑफिस से निकल के आ गया, और हम ऑलमोस्ट, वो भी हमारे घर में इंटर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। सो देन इट स्ट्रक टू माई माइंड, कहीं ये गैंगटॉक की बात ना बोल दे अब। लेकिन देयर वाज नो टाइम। वो पहले मेरे दिमाग में आया, मोबाइल फोन होते नहीं थे। हाँ, वो सब कुछ था, मैसेज व्हाट्सएप कर नहीं सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। सो अब हुआ वही, वहाँ वो लोग बैठे, मिले जुले, बातचीत हुई, चाय पानी नाश्ता जो भी था। उसके बाद
लेडीज की आपस में बात हुई होगी, लेडीज ही नहीं, वो तो हुआ, ये बीच में खुद ही बोल गया, बाय द वे यार, तुम्हारे साथ जो एक लड़की थी वो बड़ी स्मार्ट थी, मेरी फ्रेंड है ना। सर आप पकड़े भी लड़कियों के साथ गए हो ना हमेशा? ये तो मैटर ऑफ मतलब चांस है, मैटर ऑफ आपका कुछ ऐसा काम ही ऐसा था कि वो इंटरप्रेटर है, लेडी है, तो आई हैव नथिंग टू डू। टेक्निकली मतलब हाँ। पकड़े गए तो लड़की इन्वॉल्व है। नहीं, लड़की इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये कि गैंगटॉक में थे, गैंगटॉक में भी थे और यू वर विद अ गर्ल। हाँ, वो you were with a girl. एक इमेज बन जाती घर वालों की। हाँ, वो भी आपको घर वालों बता के लिए बड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना चीजों को कि आप एक ऐसी जॉब में हो जिसमें आप बता नहीं रहे सकते, उनको। उसको बता नहीं सकते, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, तो अब वो लोग तो चले गए, ठीक है, ओके भाई, वो वाइफ का फिर वही प्रॉब्लम। आप तो मतलब क्या हो, आप लोग कभी सच भी बोलोगे? आप बोले कलकत्ता जा रहा हूँ और आप तो गैंगटॉक में पाए गए। सो मैं देन आई सेड सॉरी, मुझे आके बताना चाहिए था आपको, लेकिन वो जाने से पहले नहीं बता सकता था, आगे तो बता सकता, बट ऐसे ही कोई आए तो दिस इज टाइप ऑफ अ सिचुएशन एवरी RNW में काम करने वाले व्यक्ति फेस करते हैं। ये मैं लाइट सिचुएशन बता रहा हूँ, इससे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आता है। RNW में अगर आपको काम करना है दोस्तों तो आपको झूठ बोलना आना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। मतलब आपको एक झूठा, बेवफा, गद्दार नहीं, बेवफा नहीं, आपको मतलब अपने को अपना कवर बनाना आना चाहिए, झूठ बोलना आना चाहिए। आप मेनी टाइम्स यू हैव टू बी यू नो कौन करना आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। आप जो हो, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो भी होना नॉलेज भी तो चाहिए होती होगी ना। आपको नॉलेज भी एक्वायर करना पड़ता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप अपनी क्वालिफिकेशंस हर बार बदलते होगे लोगों की नजर में। भाई जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल भाई जिससे जैसा बात कर रहे हो आप, आज अगर आप किसी मिनिस्ट्री के बंदे से बात कर रहे हो, किसी देश की मिनिस्ट्री में जा रहे हो, तो आप उसके आस पड़ोस का ही कुछ बनोगे। किसी के पड़ोसी बन गए तो आपको पंजाबी बनना पड़ेगा, तो मराठी ही बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है। इतना ही नहीं, आप अपने किसी भी कॉन्टेक्ट से अगर मिलने जा रहे हो तो आपको तैयारी करके जाना पड़ता है, पढ़ के जाना पड़ता है, और आप उसके बारे में जानना चाहिए। आप डिस्कशन किसी से कर रहे हो, अगर मुझे पता नहीं कि अंकित की चॉइसेस क्या है, आप किस सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हो, कौन सी आपकी पसंद है, वो मुझे जानना है और उन चीज़ों को भी पढ़ना है ताकि आपके पसंदीदा बातें मैं कर सकूं। तभी तो आप मेरे साथ कन्वर्सेशन करोगे, राइट? एक डिटेक्टिव के अंदर जो क्वालिफिकेशंस होती है वो सारी होनी चाहिए। एक डिटेक्टिव नहीं है वो, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर उसको कहिए, डिटेक्टिव तो नहीं मतलब मैं इन लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि he has to be जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी पड़ती है, कहीं पर वो भी काम आती है। एंड आई टेल यू आई एम अ स्मोकर, एंड माय दिस स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, अच्छी नहीं है, लेकिन इन माय करियर आई फेल्ट एट टाइम्स ड्यू टू स्मोकिंग I got to make some very good contacts. Socializing. अगर मैं स्मोक नहीं कर रहा होता शायद उनसे मेरी मुलाकात नहीं होती या हेलो हाई नहीं होती, और उस हेलो हाई उस स्मोक ने मुझे उनके साथ फ्रेंडशिप करवा दी एंड बहुत अच्छी मेरे कॉन्टेक्ट्स बन गए। सो यू हैव टू बी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आपको बहुत सारी फील्ड्स का ज्ञान, आपको सिनेमा का भी बारे में पता होना चाहिए। आपको जितना आप जान सकते हो, जितनी चीजें आप उतने ही अच्छे होगे। देन सब ऐसे ही नहीं होते, यू हैव इन RNW यू हैव स्पेशलिस्ट आल्सो, हर फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग भी होते हैं, those who are masters of their area, subject, everything. So it's a mixture of all type of things. ये है। सर इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? इलीगल इमिग्रेंट्स तो देखो एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे देश के सामने। अभी आज जब आप ये मेरा
कर रहे हो। आज प्रेसिडेंट ट्रम्प आज अपना ऑफिस ले रहे हैं, शपथ उनकी होने वाली है। और अभी हाल फिलहाल में एक किस्सा भी हुआ है, जो हमारे एक एक्टर है, बहुत ही रिनाउंड एक्टर है, सैफ अली खान जी, उनको भी किसी बांग्लादेशी आदमी ने घर के अंदर घुस के चाकू से स्टैब करा है। जब इतना पावरफुल आदमी सिक्योर्ड नहीं है, तो देश की आम जनता कैसे सब सिक्योर्ड होगी? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि देखो अंकित, इमिग्रेशन तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने बीच में सुना, अब हमारे हम देश में क्या है एक्चुअली, राजनीति बहुत हो गई है, राइट? देश के हिसाब से कोई सोचता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहे, इमिग्रेशन जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, बांग्लादेश से आ जाते हैं, रोहिंग्या आ जाते हैं, या कोई भी इंडिया में आ जाता है, तो वो नुकसान न सिर्फ उसमें हमारे लोगों का भी नुकसान हो रहा है, ये लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई सख्त कानून ऐसे बनाए जाएं, सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट किए जाएं, तो हमारे यहाँ लोगों के राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, वो हो नहीं पाता, वो और उसका एक नेगेटिव उसका इम्पैक्ट होने लगता है। मगर इमिग्रेशन में सख्ती होनी चाहिए। जो आप एग्जांपल दे रहे हो कि अभी जो मुंबई में सैफ अली खान के घर में जो हुआ, तो अभी जो पता लग रहा है कि वो तो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट होके आया था लड़का, अगर वो वही निकलता है। अभी तो चल रही सर कार्रवाई काफी। हाँ, तो ये एक दुखद बात है हमारे देश की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। देखो, देश की सुरक्षा कई मायनों से होती है। खाली देश की सुरक्षा का जब हम बात करते हैं, इट डज नॉट मीन कि बॉर्डर पे हमारे जवान गन लेके खड़े हो जाएं तो देश सिक्योर है। देश हैज टू बी सिक्योर्ड इंटरनली, एक्सटर्नली। बहुत सारे इंटरनेशनल डिजाइन्स होते हैं, वहाँ से लोग, बहुत कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, ऐसी होती हैं जहाँ तक आप कभी सोच भी नहीं सकते। आम इंसान की वहाँ कभी ध्यान में नहीं जाता। एंड RNW का जो ऑफिसर होता है, वो बिटवीन द लाइंस उसको पढ़ता है, राइट? आप जैसे एक छोटी सी अभी एक घटना आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी आपके अखबारों में, तमाम सारे विदेश के अखबारों में, वॉशिंगटन पोस्ट में, गार्डियन में क्या स्टोरी चल रही हैं? RNW ने, रॉ ने पाकिस्तान में 7 टेररिस्ट को मार दिया जो वांटेड इंडिया के थे, है ना? एक साल में एलिमिनेट कर दिया। पाकिस्तानी उसमें, पाकिस्तान वाले तो RNW क्या, वो तो रा बोलते हैं। सो अब ये एक स्टोरी, एवरी न्यूज़पेपर वांट्स टू पिक सच स्टोरीज बिकॉज उनको न्यूज़पेपर बेचना है, स्टोरी हाईलाइट, उसको हेडलाइन दे देते हैं, कहानी बना देते हैं, डॉट्स जोड़े। बट नोबडी नोज इन द लास्ट 1 ईयर 1000 लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। नाउ यू आर पिकिंग अप ओनली 7 आउट ऑफ देम। उनमें से आप देख रहे हो, अच्छा ये इंडिया का वांटेड लश्कर वाला था, ये जैश वाला था, ये खालिस्तान कमांडो वाला था, इसको इस दिन मारते। नाउ उनको जोड़ के आप एक स्टोरी बना देते हो। वॉशिंगटन पोस्ट इज ऑल्सो डूइंग द सेम। अब आप, ये सब क्यों होता है? ये भी एक तरीके का डिजाइन। दिस स्टोरी व्हेन इट इज कमिंग इन वॉशिंगटन पोस्ट, दैट स्टोरी हैज सम डिजाइन बिहाइंड इट। अब हमारे देश में तो ये है ना, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स, उन्होंने जो स्टोरी छापती तो वो तो गॉस्पेल ट्रूथ हो जाता है, मैं वही सत्य है वो। बट वो स्टोरीज क्रिएट भी करी जा सकती है, वो क्रिएटेड ही होती हैं। मैंने वो खुद वॉशिंगटन पोस्ट की वो स्टोरी पढ़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हमारे यहाँ एमेच्योर स्टोरी राइटर उससे ज़्यादा अच्छी स्टोरी लिखेगा, वो कोई भी कन्विंसिंग नहीं, नॉट एट ऑल। Therefore, I set on the मीडिया से ज्यादा आजकल सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है। सोशल मीडिया इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। सोशल मीडिया में तो आप ये यूट्यूब चैनल, आपका भी चैनल है, फ्री फ्लो है, इसी स्टोरी पे तरीके की बातें हो रही हैं। आज की यूथ के लिए क्या मैसेज है सर आपको?
नहीं, देखो हमारे यूथ को हमारा यूथ बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देश का और अपना उसका नाम कर रहे हैं, बट हमारी यूथ सिक्योरिटी कॉन्शियस नहीं। जितने भी हमारे आई हैव द फॉर्चून ऑफ मीटिंग मैनी इंजीनियर्स, IITians, तमाम सारे यंग बच्चों से मिलने का मौका मिला, मेरे अपने खुद के बच्चे उनको सिक्योरिटी से रिलेटेड, पर्सनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ योर सोसाइटी, जिस अपार्टमेंट में आप रहते हो उस अपार्टमेंट में भी कौन आपके बगल के फ्लैट में आ रहा है, कौन रह रहा है, कौन जा रहा है, nobody is worried. वैसे भी किसी को मतलब नहीं है आज तो दिस इज व्हाट इज वरिंग। इसलिए मैं तो अगर मेरा कोई सुने, मैं तो बोलूं कि सिक्योरिटी के बारे में हमारे स्कूल से ही बच्चों को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए, एजुकेशन उनको दी जानी चाहिए कि आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। इफ वी कुड डू दैट, 50% ऑफ द क्राइम्स एंड इस तरीके की चीजें हमारे समाज में, देश में वैसे ही बंद हो जाएंगी। वी आर नॉट सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट। सो यू वांट मी टू से दैट कि सोशलाइजिंग करना सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। सोशलाइजिंग करना भी जरूरी है, और एक सिक्योरिटी, एक होता है ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, उसको होना भी जरूरी है। वो खाली सिक्योरिटी एजेंसीज के ही पास हो जरूरी नहीं है ना। कई देश हैं जहां लोगों को, नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग में मिलती है, दे आर सपोज टू सर्व इन द मिलिट्री। इजराइल में जैसे, हाँ, नहीं, अमेरिका में भी है, कंपलसरी है ना सर। इजराइल में तो 12 आई थिंक 12 वो एक अच्छा भी है एक हिसाब से, बिकॉज उनको देश की सेवा, देश के लिए जीने वाला जज्बा भी उनके अंदर पैदा होता है, एंड दे बिकम सिक्योरिटी कॉन्शियस ऑल्सो। अब हम लोगों के यहाँ, हम एक तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा कुछ हमारा कैरिकुलम भी ऐसे नहीं है स्कूलों में, कॉलेजेस में, कि उनको इस मामले में नौजवानों को एटलीस्ट वो बस अपना वो बहुत अच्छे हैं अपने एरिया में, मतलब दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट दे आर नॉट सिक्योरिटी कॉन्शियस। तो ये भी आपके ऑडियंस के थ्रू मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा सबको कि आपको अपने बच्चों को थोड़ा सिक्योरिटी कॉन्शियस उनको बनाना चाहिए, राइट? पढ़ना चाहिए। जो हम न्यूज़पेपर में आजकल क्या होता है ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, एवरीबडी इज बिजी, सोशल मीडिया ये सब हेडलाइंस देख लेते हैं, नोबडी गोज इनटू द डिटेल, नोबडी इवन अप्लाइज देयर माइंड। इवन बाकी कुछ छोड़िए, आप अगर अपने जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स आजकल आ रहे हैं, आप उसमें देखिएगा, अगर उसको ध्यान से देखें तो उसमें सैकड़ों ऐसे चैनल्स चल रहे हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार भी बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि हम निष्पक्ष और सब पत्रकार हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ों में ऐसी डिस्कशन कर देते हैं जो न्यूज़ भी नहीं, मतलब दे प्रिज्यूम, एज्यूम, देन दे डिस्कस थिंग्स। तो ये अच्छा नहीं है सर। न्यूज़ तो ही जाती है, दिस इज नॉट अ न्यूज़, ये अच्छा नहीं है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा है। बेचने का काम तो कर रहे हैं सर न्यूज़ चैनल, ये बात तो आपको सच है। मैं वही आपको, अगर मैं देखिए, आपने अभी वॉशिंगटन पोस्ट की मैंने बात की, इस स्टोरी की बात की, वॉशिंगटन पोस्ट कौन सा इंडिपेंडेंट पेपर है? लोगों को पता नहीं वॉशिंगटन पोस्ट को, हु ओन्स वॉशिंगटन पोस्ट? यूएस, अमेजोन का जो मालिक है, उस जेफ बेजोस, उसका है। अच्छा, आपको पता था ये बात? नहीं सर, आज ही ओन्स। ओके। आपको एक और बात बताऊं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का भी फंड रेजर है। डेफिनेटली। ओके, इस बार इलॉन मस्क को भी बनाया है। आप सुन लो, एक और बात सुन लो, मगर इतनी चीजें आप लिंक करोगे तो आपको खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है जो जेफ, इसको 1976 आई थिंक बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम पे he was given $600 million by the CIA. This man, वो दिया गया था अपने लिए, क्लाउड बनवा रहे थे वो इनसे, डेटा को क्लाउड के लिए। they paid 600 million of US citizens money, CIA के जो दे रहा है 600 million। उसी 600 million में से 250 या 300 million में इसने
वॉल स्ट्रीट जर्नल को खरीद लिया। अच्छा। हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो लोग थे उन लोगों ने इस पे नाराजगी भी की, कई लोगों ने छोड़ भी दिया, बट नोबडी लुक्स इनटू दैट। सिंस देन वॉल स्ट्रीट जर्नल में CIA भी जो अपने स्टेट के हिसाब से छपवाना चाहता है वो छपवाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की बीच में जब ये ट्रम्प आ गए थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल वॉज क्रिटिकल ऑफ ट्रम्प। आप उठा के देख लीजिए पुराने पेपर्स। मतलब ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ। तो इसलिए आप कैसे मान सकते हो? देखिए हमारे NDTV उसने खरीद लिया, अडानी ने, तो वो गोदी मीडिया। अबे आजकल एक नया वर्ड आ गया, गोदी मीडिया हो गया वो। नेटवर्क 18 किसका है? अंबानी का। तो वो भी गोदी हो गया। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल अगर उसका है स्टेप का, तो वो गोदी नहीं है। भाई डबल स्टैंडर्ड है। सो देयरफॉर व्हाट आई मीन टू से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक स्टोरी खाली एक स्टोरी नहीं होती, उस स्टोरी में बहुत डॉट्स होते हैं। एक इंटेलिजेंट मैन और स्पेशली एक RNW में जिसने काम किया हो, वो कभी भी इस स्टोरी के फेस वैल्यू से नहीं जाएगा, वो उन तमाम सारे डॉट्स को देखेगा। मैं तो इस विषय पे आपको घंटों तक बात कर सकता हूँ। आपके टाइम पे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए होंगे, तो उसमें से एक मेघदूत था। आपने उसके बारे में सुना है? हाँ सर, मेघदूत ऑपरेशन। सियाचिन के। हाँ, सियाचिन से पहले तक तो हमारी LOC जाती है, LOC। तो सियाचिन छोड़ दिया गया था, और कौन यहाँ आएगा, तो उस टाइम पे जब एग्रीमेंट हुआ था। बट वो बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, ज्यादा क्रूशियल इसलिए है कि जहाँ सियाचिन ग्लेशियर खत्म होता है उसके पास ही सक्सकाम वैली है। सक्सकाम वैली वो हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था 1965-66। पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। वो जम्मू कश्मीर इज डिस्प्यूटेड, उसी में तो पाकिस्तान और इंडिया का POK जिसको हम बोलते हैं। POK तो वो है जो पाकिस्तान ने ले लिया उस वक्त, जब 19 लिया नहीं है सर, ले लिया उसके कब्जे में जो है। सर ऐसे मत बोलो, मतलब अमित शाह जी ने बोला है कि ले लेंगे वापस। ना दैट इज राइट, मगर वो पाकिस्तान के कब्जे में है ना, इसलिए तो वापस लेंगे। ऐसे ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हाँ ऐसे ही जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, वहां पे जब ऊपर जाते हैं ना, वहाँ एक एरिया था जिसको 65 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। वो बोलते हैं लीज में दिया, व्हाटएवर। उससे टच करता है सियाचिन ग्लेशियर। इट्स इन सच अ हाइट, वहां पर रहने से हम सब कुछ देख सकते हैं। हम सक्सकाम वैली को भी देख सकते हैं, हम पाकिस्तान को भी देख सकते हैं। इट इज एन एडवांटेजियस पोजीशन। तो इसलिए जब हमें खबर ये मिली, एंड व्हेन वी कन्वेड टू द गवर्नमेंट दैट certainly there is some move on the part of Pakistan, और जो जिस तरीके के इक्विपमेंट और क्लोथिंग्स और बूट्स वो खरीद रहे हैं वो और कहीं पाकिस्तान आर्मी के यूज के हो ही नहीं सकते एक्सेप्ट सियाचिन। Therefore there is some planning is going on to capture Siachen. That was the conclusion of the analysis and information, everything. Then the Indian Army and government, इंडियन एयरफोर्स सबको अलर्ट किया गया। दे प्रिपेयर तो उन्होंने किया, हम थोड़ी RNW थोड़ी जाके सियाचिन को बचाएगा। सो वी प्लान्ड इट इन सच अ मैनर कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के रेडार हमारे एयरफोर्स की सप्लाईज को देख लें, इसलिए हमारे सैनिक जो है उनको तैयार किया, पैदल मूव कराया गया अप टू अ पॉइंट, एंड वी कैप्चर सियाचिन। अपना वहाँ हमने बेस बना लिया। उसके 2 दिन बाद, जस्ट 2 days आफ्टर दैट, पाकिस्तानी अपने साइड से क्लाइम करके आ गए, सो दे वर किल्ड। तो सोचो कि अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो पाकिस्तान वुड हैव ऑक्युपाइड सियाचिन वेल बिफोर वी हैव इवन थॉट ऑफ। तो इसलिए इस ऑपरेशन को बोलते हैं मेघदूत ऑपरेशन। आपने पढ़ा होगा क्या? ऑपरेशन शक्ति, हाँ, जो पोखरान में किया गया था। हाँ, ऑपरेशन शक्ति। अंकित एक्चुअली क्या है कि RNW देश के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं करता। हम ऑपरेशन
ऐसा नहीं करते हैं, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऑपरेशन शक्ति में RNW वाज इन्वॉल्व। ये तो अपने देश के अंदर की बात है ना। पोखरान पे जब टेस्ट हो रहा था तो उसमें क्या करना था RNW को। देखो, एक किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के दो काम होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, यानी कि खबरें हासिल करना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना वो भी होता है, एंड डिसीव करना, डिटेक्ट करना। तो ये डिसीव करने का जो ऑपरेशन था वो हमारे पास था। कैसे उसको किया जाए, बिकॉज अमेरिका की सैटेलाइट्स ऊपर चल रहे थे, सो इट वाज वर्कड आउट कि कौन सा वो टाइम है जब वो सैटेलाइट उस पोखरान एरिया से के उससे बाहर होता है। देखा है सर, ये सब पिक्चर में, मूवी में दिखा हाँ, है। आपने देखी होगी मूवी, परमाणु मूवी एक बनी है यस इस पे। यस, जॉन अब्राहम। हाँ, तो अगर आपने वो देखी है, आपके दर्शकों ने भी अगर वो देखी है, तो वो सारी जो इंटेलिजेंस है उसको कहाँ, कब, कैसे, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कैसे होगा, करना सब हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को है, RNW को थोड़ी करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि RNW के पास मिसाइल न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं होते, हमारे पास भी होते। सब कुछ है आपके पास। हमारे पास सब कुछ है, दुनिया में कोई भी एक्सपर्टीज का हमारे पास होता है। इसीलिए तो वी आर इन, दैट्स व्हाई आई सेड वी डोंट लाइक आवरसेल्फ टू बी कॉल्ड रॉ का मतलब कच्चा। हम तो पक्के हैं in all respect, everything, all experts are there, है ना। तो मगर वो बम नहीं बनाते, बम तो हमारे साइंटिस्ट बनाएगा, रॉकेट साइंस ही साइंटिस्ट ही बनाएंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट ऑपरेशन which RNW carried out and carried out successfully. CIA को खबर तक नहीं लगी कि हमने कब ये सब करते, because it involves a lot of work. आपको पोखरान में टेस्ट करना है तो इट इज नॉट दैट कि आपने रेत में गड्ढा खोदा, बम डाल दिया और तोड़ दिया। यू हैव टू डिग डीप इनसाइड। इतना कितना साइंटिस्ट उसमें लगे रहते हैं, कितना थिक उसमें सीमेंटेड वॉल होगी, कितना आयरन होगा, सो दैट उसको जब आप कवर करेंगे वो रेडिएशन बाहर ना आए। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड द रेडिएशन शुड नॉट कम आउट। ब्लास्ट होगा ना, तो कितना मजबूत उसको बनाना होता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा बनाने में। यू कैन थिंक ऑफ दैट। प्रॉब्लम क्या थी, हमको जब सैटेलाइट उस एरिया से बाहर जा रहा है उस वक्त ही वो काम करना है। देन सैटेलाइट जब आ रहा है तो जैसे थे, जगह यहाँ झोपड़ी थी, यहाँ फावड़ा रखा था, जैसे था वैसे ही रखना है। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, वो वैसा ही है। फॉर दैट रॉ हैज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको बता दें, रॉ हैज अपने और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी हमारी अपने पास है। अच्छा, वी डू हैव दैट आल्सो, दैट कैपेबिलिटी आल्सो। तो ये वो ऑपरेशन आपने जो देखा होगा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन कैक्टस। अच्छा, आपने सारा अपना होमवर्क कर रखा है। नहीं सर, ये आपके कार्यकाल में जो ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन कैक्टस जो है वो भी एक ऐसा ही ऑपरेशन है। एक्चुअली क्या था कि आप जानते हो ना, हमारे साउथ में मालदीव एक कंट्री है, छोटी सी आइलैंड कंट्री। तो मालदीव में उस वक्त अब्दुल गयूम उनके मालदीव के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और एट द सेम टाइम उसी वक्त की बात है ये, जब श्रीलंका में LTT का बहुत, आपने सुना होगा, हमारी IPKF भी वहाँ गई थी। तो मालदीव में कुछ उनके जो प्रेसिडेंट थे, उनकी पार्टी से खपा कुछ डिसिडेंट लोग वांटेड टू ओवरथ्रो हिम, प्रेसिडेंट गयूम को। तो वो मिल गए किनके साथ, LTT के जो लोग थे उनके साथ मिलके वो एक प्लान वर्कआउट कर रहे थे कि हाउ टू डू दैट, बिकॉज उनके पास ऐसे आर्म्स भी। तो ओवरथ्रो मतलब जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जिसमें प्रेसिडेंट रहता है, उसको चारों तरफ से घेर लो। ओवरथ्रो प्रेसिडेंट क्या करेगा फिर, जब प्रेसिडेंट ही नहीं आपने उसको कर दिया, तो फिर उनकी फोर्स कितनी है मालदीव के पास? ऐसी कोई फोर्स भी नहीं है। जब ये LTT के लोग
गन्स और रॉकेट से सब लेके आ जाएंगे तो दे वोंट बी एबल टू इवन फाइट। तो इसकी हवा हमारे RNW को, कि अब मैंने आपको बोला ना था, जब हम 1951 में चाइना ने तिब्बत ले लिया, 62 में वॉर हो गया, तो हमको हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं थी, है ना। मगर यहाँ हमारे पास ये भी इंटेलिजेंस हमारे पास थी, RNW के पास। हमारे सोर्सेस जो LTT के अंदर भी थे, जिन्होंने हमें खबर दी कि क्या हो रहा है। मालदीव में भी हमारे सोर्सेस थे जिन्होंने हमें खबर दी कि यहाँ डिसिडेंट ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर उसको, जैसे मैंने बोला, रिसर्च एनालिसिस, वो सारी इंफॉर्मेशन जब आती हैं तो उसको रिसर्च किया जाता है, उसको उसकी एनालिसिस की जाती है। तो अच्छा कैसे, हाउ दे विल गो देयर, अच्छा वो यहाँ से बोट में जाएंगे, ऐसे बोट्स जाएंगी, उसमें ये सब आएंगे, LTT की ट्रुप्स आएंगी, एंड और वो रात को आएंगी, नाइट में वो क्या क्या कैसे नेविगेशन सिस्टम कैसे क्या यूज करेंगे, ऑल टाइप ऑफ थिंग। जब प्लान पूरा हो गया, इमीडिएटली अलर्टेड द गवर्नमेंट। एयरफोर्स का जो IL-34 क्या बोलते हैं, वो है बड़ा जहाज, उसमें हमारे कमांडोज लेस विद ऑल एमिनेशंस, दे सरप्राइजिंगली लैंडेड इन माले, जो कैपिटल है, एंड सराउंडेड द प्रेसिडेंशियल पैलेस। और जो ही इनका अटैक हुआ, दे रिपल्स, उनको मार भगाया। तो दैट इज हाउ वी सेव प्रेसिडेंट गयूम एट दैट टाइम, उनका कू जो हो रहा था। सो वो किया हमारे कमांडोज ने, आर्मी एयरफोर्स उन्होंने किया, एक्शन एग्जीक्यूशन उनका है, बट द प्लान एंड इंफॉर्मेशन इज RNW। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, 1965 में जो हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, आपको या आपके दर्शकों को पता हो या ना हो, वो 12-13 दिन वो वॉर चला था। उसकी भी मैं आपको बताऊं क्या था वो, ये रेफरेंस आ रहा है 1965 में। 1965 तो वो तब तक तो रॉ बनी नहीं थी। नहीं, तब रॉ नहीं बनी थी। रॉ क्यों बनानी पड़ी, मैंने आपको बताया था कि 65 में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो इंफॉर्मेशन क्या नहीं थी, अगर आप आज होता तो हम पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को फतेह कर लेते उस टाइम। यू नो व्हाट वाज द सिचुएशन। 65 वॉर को बोलते हैं वो स्टैलमेट था, मतलब स्टैलमेट इन द सेंस हमारी फौज लाहौर तक भी पहुंच गई थी, मगर पाकिस्तान भी अखनूर के इलाके में थोड़ा अंदर आ चुका था। लखनऊ, अखनूर एक है, हाँ। बट पाकिस्तान फेल्ड इन इट्स वॉर, पाकिस्तान ने शुरू किया, है ना। वो कश्मीर को कब्जाना था, वो उनका ऑब्जेक्टिव था। अगर वॉर कोई करता है, जंग तो जीता नहीं सर पाकिस्तान, आज तक वो नहीं जीता, और वॉर भी उन्होंने शुरू किए। वी वर फोर्स्ड। तो हमने भी उनको, हमारी आर्मी ने उनको अच्छा टॉस दिया। हम इधर लाहौर की तरफ, पंजाब की तरफ से घुस गए, वो उधर कश्मीर की तरफ से आ रहे ना, तो दे हैव टू, हमने सेकंड फ्रंट खोल दिया। तो इसलिए हम, काफी अच्छी लड़ाई हुई उसमें। तो आपको याद है वो अब्दुल हमीद पेटेंट टैंक वाला वॉर था वो। तो जब वो लड़ाई 12-13 दिन हो गई थे उसको, तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो देन द आर्मी चीफ और जनरल चौधरी थे, आर्मी चीफ, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, जनरल चौधरी, JN चौधरी था शायद उनका नाम। तो जब UN में बात चली गई, सीज फायर की बात होने लगी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको, जनरल को बुलाया। जनरल JN चौधरी वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एट दैट टाइम। तो शास्त्री जी ने उनको बुलाया कि जनरल साहब, आपकी क्या राय है, सीज फायर के लिए हम, देश हमारा एग्री कर जाए UN में। तो जनरल चौधरी ने भी बोला कि पाकिस्तान तो अपनी ऑब्जेक्टिव में फेल हो चुका है, और हम तो वैसे तो लाहौर तक भी चले गए थे। सो जब उनका ऑब्जेक्टिव फेल हो गया तो इट्स अ डिफीट फॉर देम, वी कैन गो फॉर सीज फायर। तो सीज फायर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर शास्त्री जी ताशकंद गए, वो एग्रीमेंट हुआ, ट्रुप्स पीछे। मगर 2-3 साल बाद जब रॉ बनी, 68 में रॉ बनी, बाद में हमें हमारे कॉन्टेक्स्ट से पता चला कि अगर उस वक्त हमारे पास इंटेलिजेंस होती, वो इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं थी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 दिन लड़ने के लिए अम्यूनिशन बचा था, ओनली 2 days। जिस दिन सीज फायर हुआ, अगर ये खबर हमारे पास होती उस वक्त, तो
जनरल चौधरी सीजफायर के लिए बोलते नहीं, हमें सीजफायर नहीं करनी है, 2 दिन और हम लड़ाई करते, पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए अम्युनिशन खत्म, ओनली 2 days सप्लाई वॉज विद देम, तो हम तो पूरा पाकिस्तान ले लिए होते उस टाइम। सो द पॉइंट विच आई अगेन वांट टू मेक इज, इसीलिए इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी RNW जैसी का होना जरूरी है। आपको यही नहीं पता, आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, लोग बोलते हैं ना इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्योंकि आप देखो, ये मैं कहना चाहता हूं आज कि पिछले 10 साल से क्या आपको देश में कहीं पर बम फट रहा है, कुछ हुआ? टचवुड ना हो, कश्मीर को छोड़ दीजिए। व्हाई? बिकॉज पहले से ही लोग इंटेलिजेंस पहले भी थी, लेकिन इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। एक गलती से कहीं हो जाए, लोग बोलेंगे अरे इंटेलिजेंस क्या कर रही है। सर टेक्नोलॉजी भी बहुत साउंड है सर। नहीं, लोग ये नहीं देखते कि लोगों को पता नहीं, शायद 90 बम फटने से हमने बचा लिए होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एनफोर्सिंग, वो पब्लिक में नहीं आता ना। ट्रू। सो दैट इज द थिंग, राइट। कितने बम फटे उसके बारे में डेटा है, कितने बचाए गए उसके कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है। एग्जैक्टली वही है। सही कह रहे सर आप। दोस्तों, बेसिकली एक रिकग्निशन होना किसी भी अधिकारी या किसी भी सरकारी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश के लिए लगा देते हैं और उन्हें ज़रा सा रिकग्निशन भी नहीं मिलता। ऐसे ही थे हमारे कृपाल सिंह जी, और ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि आपको किस तरीके के अपने लिए गेस्ट चाहिए, और हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आई वॉन्ट टू रैप अप दिस पॉडकास्ट विथ सर। एक मैसेज देंगे हमारे को और हमारे ऑडियंस और यूथ के लिए एक मैसेज सर प्लीज़ दीजिए कि किस तरीके का हमें देश में सिक्योरिटी से रिलेटेड माहौल बनाना चाहिए। देखिए, यूथ जो है हमारे बहुत ये यूथफुल देश है, और ये यूथ ही हम हमारे देश को आगे भी ले जाएंगे। दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल हमारे यूथ, लेकिन उनको थोड़ा देश की सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे, सोचेंगे, अलर्ट रहेंगे, दैट इन इटसेल्फ विल बी अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन, अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। मैं यूथ से यही बोलूँगा, थोड़ा सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस रखिए, सिक्योरिटी के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। डोंट गो बाय व्हाट इज कमिंग बिफोर यू, जो परोसा जा रहा है सिर्फ उसी को मत देखिए, उसके पीछे क्या हो सकता है उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच।